हाय एवरीवन। देखो ये अकाउंटिंग का सेकंड वीडियो है। हम लास्ट वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो था मेरा 2025 का, जो हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे थे। नहीं, कॉन्सेप्ट के पहले कुछ अकाउंटिंग टर्म था, उसके बारे में लेकर डिस्कस करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था कि बुक कीपिंग किसको बोलते हैं, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, बुक कीपिंग के क्या सिस्टम होते हैं, अकाउंटिंग को किस नाम से जानते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं उसको। तो उसी में बताया था पिछले क्लास में कि लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं लैंग्वेज का, उसको हम लोग टर्म्स बोलते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना आप कन्वर्सेशन नहीं कर पाओगे, अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे। तो प्लीज ध्यान देखना कि क्या क्या ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करते हैं बुक में तो कौन कौन सा लैंग्वेज बहुत जरूरी है, कौन कौन सा वर्ड सामने में आता है। कुछ टर्म्स है वो याद रखना, जैसे एसेट है ना, जिसको संपत्ति के नाम से जानते हैं, गुड्स है जिसको हम लोग माल बोलते हैं, लायबिलिटीज जिसको दायित्व बोलते हैं, डेटर्स देनदार होता है, क्रेडिटर्स लेनदार, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, लेकिन सारे को एक ही वीडियो में जाना संभव नहीं है। हम चाहते हैं डीपली आपको ले जाएं ताकि आपको दोबारा उस पर डिस्टरबेंस नहीं हो, कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कोई डाउट नहीं हो। जैसे पहले देखो हम एसेट के बारे में जानना चाहते हैं। एसेट होता क्या है, एसेट किसको बोला जाता है, क्या सेंस है एसेट का। तो कुछ चीज ध्यान रखना कि एसेट का मतलब होता है ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस के अर्निंग एबिलिटी को बढ़ाते हो, प्रोडक्शन एबिलिटी को बढ़ाते हो। तो सारे रिसोर्सेज उस बिजनेस का एसेट्स होता है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, आप उसको एसेट कैसे बोलोगे। पहला कंडीशन होता है कि जितना रिसोर्सेज है वो बिजनेस का अपना होना चाहिए, ओन। और दूसरी बात, इंटायर इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैव ओन मनी वैल्यू एंड thus that is must be owned by the proprietor या बिजनेस। हम बोलते हैं मेरा कोचिंग क्लासरूम है, ये क्लासरूम मेरा है, बिल्डिंग मेरा है, बोर्ड मेरा है, फर्नीचर्स मेरा है। तो दीज आर द एसेट्स ऑफ माय इंस्टीट्यूशंस। इस पर किसी और का अधिकार नहीं है, हम अपने क्लास वाइज क्लास के अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट करते हैं। लेकिन सपोज यही हायर करके लाते हैं हम, तो वो मेरा कभी एसेट नहीं होता क्योंकि वो मेरा अपना नहीं है। मेरे अपना का मतलब या तो प्रोप्राइटर का नहीं है या वो मेरे इंस्टीट्यूशन का नहीं है। बहुत जगह ऐसा होता है कि सारे एसेट्स खुद का नहीं होता, ओन नहीं होता, ओन ऑनरशिप नहीं होता है, तो हम हायर करके लाते हैं तो कभी एसेट नहीं कहलाता। लेकिन आप बिजनेस एक्टिविटीज को सक्सेसफुल रन करने के लिए जितना भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हो, जितना रिसोर्सेज को यूज करते हो, वो आपके एसेट है। समझे, किसान है, किसान का काम क्या है, एग्रीकल्चर करना, खेती करना। इसके लिए मान लो उसका अपना तालाब बना के रखा है, अपनी बोरिंग बना के रखा है, अपना ट्रैक्टर है, दीज आर ऑल एसेट्स। तो अगर उसका अपना है तो, लेकिन वही खेती करने के लिए वो ट्रैक्टर को हायर पर किया है तो कभी भी ट्रैक्टर उसके लिए एसेट नहीं होगा। हाँ, जिसके लिए एसेट है, जिस जो ट्रैक्टर का मालिक है उसके लिए एसेट है, उससे वो अर्न कर रहा है। तो जो भी आपका जनरेट ऑफ इनकम है, जो सोर्सेस आपके इनकम को जनरेट करता है, तो सारे सोर्सेस जो इनकम को जनरेट करने में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, वो आपके लिए एसेट्स होता है। तो सिंपली पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय एसेट, तो इसे ही बोलना कि ऑल रिसोर्सेस ऑफ द बिजनेस कंसर्न या एंटिटीज का मतलब होता है चाहे प्रोफेशनल हो, अर्निंग प्रॉफिटेबिलिटी से कनेक्टेड हो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से हो, जो भी उस संस्था का संसाधन होता है, आई मीन टू रिसोर्सेज, वो उसका एसेट्स होता है। बस याद रखना, दोज एसेट्स हैव ओन मनी वैल्यू एंड मस्ट बी ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर या बिजनेस। बोलते ना ये कॉलेज है, जैसे मरवाड़ी कॉलेज में पढ़ते थे, तो मरवाड़ी कॉलेज, तो कॉलेज की अपनी बिल्डिंग है तो कॉलेज के लिए एसेट्स हो गया। कॉलेज का ये स्टेडियम, अगर हम लोग की मैच होता था ना तो हम लोग पहले मरवाड़ी कॉलेज के बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी था कि पहले वो खेलेगा। हालांकि सब यूनिवर्सिटी में ही है, सबका मालिक विश्वविद्यालय ही है, लेकिन बात है कि अगर मरवाड़ी कॉलेज का स्टेडियम है तो पहला प्रायोरिटी तो मरवाड़ी कॉलेज का बच्चा खेलेगा। उसका मैचेस अगर नहीं है तो किसी अदर कॉलेज का बच्चा वहां पर खेल सकता है। तो अगर मरवाड़ी कॉलेज का अपना लाइब्रेरी है, मरवाड़ी कॉलेज का अपना स्टेडियम है, मरवाड़ी कॉलेज का अपना लैबोरेटरीज है, मरवाड़ी कॉलेज का अपना लाइब्रेरी है, इससे क्या होगा, उस कॉलेज का स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, उसकी एबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। सेम चीज बिजनेस का है। अगर आपके बिजनेस है तो बिजनेस को रन कराने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए, वो रिसोर्सेज आपका अपना होना चाहिए और उसकी मनी वैल्यू होना चाहिए। तो उसको सारे को क्या बोलते हैं हम लोग, एसेट बोलते हैं। ठीक है ना। हम अभी एसेट क्या बता रहे थे, एसेट्स को फिर सबके बारे में बताएंगे क्या होता है, लेकिन सिंपली देख लो एसेट का मतलब क्या होता है, सिंपली कि ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज दोस हैव ओन मनी वैल्यू and must be owned by the proprietor या entities. So these all resources are called assets for that business. Goods किसको बोलते हैं, तो छोटा इंट्रोडक्शन बताया, सबको डीपली एक्सप्लेन करेंगे। गुड्स किसको बोलते हैं, इकोनॉमिक थिंग्स, दोस जनरेट योर इनकम, वो सारे इकोनॉमिक थिंग्स या कम्युनिटीज
जो आपके इनकम को जनरेट कर, जिसको आप ट्रेड करते हो। कहने का मतलब है कि मान लो स्पोर्ट्स मटेरियल बनाते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स बनाते हैं, बैट बॉल विकेट्स पैड, ये सब इंस्ट्रूमेंट है स्पोर्ट्स का, बनाते और बेचते हैं। तो स्पोर्ट्स मटेरियल मेरे लिए क्या होगा, वो गुड्स हो जाएगा, मेरे बिजनेस के लिए गुड्स होगा। लेकिन तो बैट्समैन वो खरीदा है, पैड खरीदा है, हेलमेट खरीदा है, बैट खरीदा है, वो उसके लिए क्या कहलाएगा, तो उसके लिए एसेट होगा। लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो उसके लिए क्या कहलाएगा, गुड्स। तो 100 बात की एक बात है, व्यापारी जिस चीज का क्रय विक्रय करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, दिस थिंग्स आर कॉल्ड गुड्स। तो हम ये बताएं कि इंटायर इकोनॉमिक थिंग्स मे बी गुड्स फॉर दैट बिजनेस, जिसका मतलब है जिसको आप ट्रेड करते हो। ट्रेड का मतलब व्यापार करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, स्टोरिंग करते हो, खरीदते हो और बेचते हो, वो वस्तु, वो चीज उस बिजनेस के लिए गुड्स कहलाता है। लेकिन कुछ अर्जित का एक्सेप्शन होता है जिसको आप गुड्स नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखो जैसे हमारे बिहार में अभी वाइन, मदिरा, पान जो है वो निषेध है, मैंने बैन लगा हुआ है, और अगर कोई आदमी इसका ट्रेड करता है तो वो लॉफुल वर्ड में गुड्स नहीं कहलाएगा, कहलाएगा इलीगल गुड्स, क्योंकि आपको हमारे बिहार की सरकार मान्यता नहीं देती। लेकिन बिहार के बाहर जाओगे, दूसरे स्टेट में जाओगे तो वहां शराब का लेन देन होता है, शराब का क्रय विक्रय होता है, शराब की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वो इस एरिया के लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। तो जस्ट एग्जांपल था कि गुड्स का मतलब क्या होता है, हर थिंग्स किसी न किसी के लिए गुड्स होता है। ये बोर्ड मेरे लिए एसेट है, क्योंकि इससे मेरी टीचिंग एबिलिटी बढ़ती है। हम जो बोलना चाहते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लिखते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि जो मेरे मन में फीलिंग चल रहा है, जो बताना चाह रहे हैं, वो तो वर्बली आपको बता भी रहे हैं और बोर्ड पे ड्राफ्टिंग भी करें, ताकि आप उसको बढ़िया समझे। तो इससे क्या होता है कि मेरी एबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो मेरी क्षमता बढ़ेगी तो मेरी अर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि मेरे एसेट्स है। लेकिन जहां से हम बोर्ड बनवा के लाए थे ना, हमसे पूछा व्हाट्स योर रिक्वायरमेंट, क्या साइज चाहिए, क्या सेप होना चाहिए, कितना ड्राफ्टिंग कैपेसिटी होना चाहिए उसके अंदर, हमने उसको अपना रिक्वायरमेंट बताया, उसे बना के दे दिया हमको। हमसे पूछा 3 फीट का चाहिए, 4 फीट का चाहिए, 10 फीट का चाहिए, उन्हें डिजायर पूछा और फट से बना के दे दिया, तो वो उसके लिए क्या हुआ, गुड्स हो गया। तो ट्रेडिंग कमोडिटीज ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड गुड्स। कपड़ा व्यापारी के लिए कपड़ा क्या हो गया, गुड्स हो गया। मतलब कंक्रीट बेचते हैं, सीमेंट बेचते हैं, तो वो मेरे लिए क्या हुआ, गुड्स हो गया। इसलिए क्या एंटायर थिंग्स में भी गुड्स, दिस थिंग्स आर कॉल्ड इकोनॉमिक। अब बोलेंगे ना इकोनॉमिक थिंग्स का, नॉन इकोनॉमिक थिंग्स क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक गुड्स क्या हुआ, जैसे ऑक्सीजन, ये गॉड गिफ्टेड है यार, आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो ऑक्सीजन बना के बेचता है ना, देखा होगा हम लोग बहुत प्रैक्टिकली स्टडी किए हैं, जब कोविड का फ्लो हो गया था तो बहुत ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गया था, बहुत लोगों के पास ब्रीथिंग कैपेसिटी नहीं थी, वो सांस नहीं ले पा रहा था, ऑक्सीजन की बॉडी में कमी हुई थी, तो बाकायदा उसको आर्टिफिशियल मास्क लगा के ऑक्सीजन दिया जाता था। तो ऑक्सीजन उसकी उस समय क्या हुआ, गुड्स हो गया, जो ऑक्सीजन का व्यापार करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है और क्या करता है, बेचता है। तो एंटायर थिंग्स में भी गुड्स, एक्सेप्ट दो चीजों गुड्स की गिनती में नहीं आता है। एक तो हो गया कैश, कैश का भी ट्रेड नहीं होता है। आप सुने हो तो आप क्या करते हो भाई साहब, तो हम 1500 करेंसीज क्रिएट करते हैं, ये सरकार का मोनोपोली है यार, सरकार ही करेगी, इसका क्रय विक्रय नहीं होता। जैसे आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज करते हो, लेकिन उसका क्रय विक्रय नहीं होता, परचेजिंग सेलिंग स्टोरिंग नहीं होता। तो ऐसे गुड्स, इसको हम ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे हमारे यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट होता है, लोग डोनेट करते हैं, सुने हो कि आप क्या करते हैं भाई साहब, मेरा किडनी का व्यापारी है, फेफड़ा खरीदते और बेचते हैं। ये हमारे देश में संविधान में ऐसा परमिशन नहीं है। तो जो आपके यहाँ लीगली ट्रेड नहीं कर सकते, ना स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, तो उस पोजीशन में आपके लिए गुड्स नहीं हो सकता है। बशर्ते इसके अलावा जितना भी थिंग्स है जो ट्रेड होता है, आपको परमिशन दिया जाता है, आपका देश का संविधान आपको परमिशन देता है कि यू कैन ट्रेड नाउ, तो क्या कहलाएगा आपके लिए, गुड्स कहलाएगा। मोबाइल मेरे लिए क्या एसेट है, क्योंकि इससे मेरी एफिशिएंसी बढ़ती है, वीडियो बनाते हैं, फिर इसी में अपलोड्स भी करते हैं, फिर आप लोग उस वीडियो को देखते हैं, तो ये हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो मोबाइल मेरे लिए क्या एसेट हो गया। लेकिन जब मोबाइल दुकान में गए हम, तो क्या ये स्मार्ट टाइप का उसका दुकान था, वेल डेकोरेट था, 10 तरह का मोबाइल का डेमो दिखाया कि 25,000 या 30,000 या लाख रुपए, ये आईफोन है सर, डिफरेंट सब फीचर डिफरेंट मोबाइल का। तो मोबाइल की दुकान के लिए मोबाइल क्या हुआ, उसके लिए गुड्स हो गया। लेकिन एज ए मेरे लिए, ये कस्टमर के लिए, वो क्या हुआ, एसेट हो गया, क्योंकि हम उसको अपने प्रोफेशन में यूज करके अपनी एबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो मेरे लिए क्या कहलाएगा, गुड्स। तो गुड्स का देखो दो रोल हो गया, किसी के लिए गुड्स, किसी के लिए एसेट। तो गुड्स किसके लिए होगा, जो उसको ट्रेड करता हो, माने क्रय विक्रय करता हो, खरीदा ही बेचने के लिए, तो उसके लिए क्या होगा, गुड्स होगा। हमने बाइक खरीदा अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, तो बिजनेस के लिए खरीदा पर्सनल, तो बिजनेस के लिए एसेट हो गया। लेकिन जहां से बाइक खरीदा ना, वहां आपकी तरफ बहुत सारा बाइक लगा होगा, आपके बाइक की तरफ, तो उसके लिए बाइक क्या होगा, उस बिजनेस के लिए। हीरो कंपनी के लिए बाइक्स क्या हो गया उसके लिए, तो उसके लिए गुड्स हो गए। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि व्यापारी जो व्यापार करता है, जिसका मेन मकसद प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होता है, वो जिस चीज का भी क्रय विक्रय करता है, बनाता है या बेचता है, या बना बनाया खरीदता और बेचता है,
दिस थिंग्स आर कॉल्ड गुड्स फॉर दैट बिजनेस। लेकिन कौन सा चीज गुड्स में नहीं आएगा? पहला कैश गुड्स की गिनती में नहीं आता है, और नंबर दूसरा चीज है जो चीजें एग्जीबिशन में बिकती है, जो स्कार है, जिसको चाप के प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते, वो चीज कभी भी गुड्स की गिनती में नहीं आता। जैसे बोलते हैं ना एम एफ हुसैन का पेंटिंग, तो पेंटिंग अगर आप बिकता है बाजार में, एग्जीबिशन लगता है, प्रदर्शनी लगती है, और हमको चाहिए 4 तो पेंटिंग और चाहिए, हम एम एफ हुसैन को कॉल कर सकते हैं, प्लीज कम हियर सर, आप मेरा प्लीज मेरे लिए आप स्वर्ग जन्नत से आइए, मेरे ड्राफ्टिंग कर दीजिए। इट कांट पॉसिबल, जो है वही ट्रेड होगा, उसका स्टॉक बढ़ नहीं सकता, तो वो कभी गुड्स की गिनती में नहीं। प्रदर्शनी में बिकने वाली वस्तुएं कभी गुड्स की गिनती में नहीं आता है। तो हम जब जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि एसेट्स क्या है, गुड्स क्या है, लायबिलिटीज मतलब क्या है, लायबल टू डिस्चार्ज, थर्ड पार्टीज का पैसा आपके बाकी है, यानी आपकी एंटिटीज में बाकी है और आपको पेमेंट करना है, आपने अभी किया नहीं है। तो जो एक्सटर्नल पर्सन है, थर्ड पार्टीज है, उसका अमाउंट ड्यू है आपके यहां, तो दैट पर्सन इज योर क्रेडिटर, तो आपको क्या करना है, उसको पे करना। तो लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व जो आपके एंटिटीज के ऊपर है, जिसका आपको भुगतान करना है, बट स्टिल ड्यू, अभी तक क्या है वो ड्यू है, तो क्या कहलाएगा वो लायबिलिटीज। उसका डेटर होता है, मतलब हुआ कि मेरा पैसा किसी के बाकी, मान लो मैंने किसी को उधार माल बेचा और 3 महीने के क्रेडिट पे खरीदा हुआ, तो दैट पर्सन इज माय कस्टमर। लेकिन अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलेंगे उसको, डेटर, देनदार, क्या बोलेंगे, जो हमको फ्यूचर में क्या करेगा, प्रोवाइड्स करेगा। जस्ट उल्टा क्या हुआ, क्रेडिटर हो गया। और किसी उधार माल खरीदते हैं, सपोज मेरा सप्लायर है, वो उसे खरीदते और बेचते हैं, खरीदते और बेचते हैं, तो सप्लायर सप्लाई किया है और स्टिल ड्यू, जब पेमेंट नहीं किया है, तो वो कंपनी हो, फर्म हो, कोई इंडिविजुअल पर्सन हो, वो क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा। इसे छोटे-छोटे टर्म है तो छोटी-छोटी वर्ड, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप काम नहीं कर सकते। तो हम फिर से कम बैक करते हैं एसेट्स के बारे में। एसेट्स क्या बताएं, संपत्ति बोलते हैं वो सारा संसाधन, वो सारा इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो आपके बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, प्रोडक्शन एबिलिटी बढ़ाता है, प्रॉफिट अर्निंग क्षमता कैपेसिटी बढ़ाता है, तो सारे रिसोर्सेज आपके लिए क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। और एसेट देखो जो क्या तरह का होता है, वो बताना चाह रहे हैं टाइप्स के बारे में, एसेट्स के टाइप्स के बारे में। एक तो होता है नॉन करंट एसेट्स, दूसरा होता है करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स भी निकालते हैं हम लोग, लिक्विड एसेट्स निकालते हैं, है ना, फिर एब्सोल्यूट एसेट निकालते हैं। तो क्या मेन दो है, करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स है। करंट नॉन करंट का मतलब क्या हुआ, ऐसा एसेट्स जो लॉन्ग लाइफ होता है, दोज एसेट्स ऑफ लॉन्ग लाइफ, इट कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। हम एक बार खरीदते हैं, इंटेंशन होता है लंबे समय तक बिजनेस के अंदर इसका यूज करने से। बोर्ड है आई थिंक गोइंग टू फिनिश 23 इयर्स, 23 साल इसका होने वाला है, तो जब इसको इंस्टॉल किया जाएगा तो पता था कि लंबे समय तक यूज होने वाला है। जैसे ब्रांचेस वगैरह है, ये भी क्या कहलाएगा, मेरे लिए एसेट कहलाएगा कि ये लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट दिया। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि फॉर एवर तक ये चलेगा, एक समय ऐसा आएगा इसकी स्मूथनेस खत्म हो जाएगी, दूसरा बोर्ड लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि दो एवरीथिंग इज लॉस्ट, हर चीज का अंत होता है, चाहे कोई भी चीज हो, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लगाया गया, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए इंस्टॉल किया गया है, जिसका यूज आप बिजनेस के अंदर, एंटिटी के अंदर, प्रोफेशन के अंदर लंबे समय तक कर सकते हो, वो रिसोर्सेज आपके लिए क्या कहलाएगा, नॉन करंट एसेट्स। और जिसका लाइफ मैक्सिमम 1 ईयर होता है, 1 ईयर के अंदर वो एसेट्स चेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, करंट एसेट्स। और नॉन करंट को दो भाग में बांटा गया है, इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड एसेट्स, और एक होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ध्यान देना, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। पहले क्या बताए, एसेट्स क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन बताया, हम लिखे नहीं है लेकिन लेक्चर के लिए वीडियो को बढ़िया से समझना है, एक बार नहीं दोबारा सुनना। कि बताया कि एसेट्स के बाद टाइप्स क्या है, टाइप्स लिखे हैं, टाइप्स तो मैंने याद रखना, नॉन करंट और करंट। करंट से भी निकलता है लिक्विड एसेट्स और एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स, लेकिन नॉन करंट क्या बताया, those types of assets have long life, it can be used for long term benefits in the entities, so these are called non current assets, लंबे समय तक चलता है ये। और करंट का मतलब क्या हुआ, ऐसा एसेट जो कभी चेंज होता है, विद इन 1 ईयर इट कैन बी चेंज, तो क्या बनेगा उसको करंट एसेट। तो दोनों एसेट देखने की जरूरी है सर, नॉन करंट भी और करंट भी। अब रहा बात कि नॉन करंट कितने भाग में बांटा गया, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं हम लोग विनियोग, तो अपनी भाषा है। फिक्स का मतलब अस्थायी, इन्वेस्टमेंट। फिक्स का मतलब हुआ, देखो फिक्स कब कहलाएगा, जब आपने पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, बिजनेस के रिसोर्सेज के लिए,
तो वो कहलाएगा इन्वेस्टमेंट मेड इन योर बिजनेस, इट इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स। सपोज मेरे पास 5 लाख रुपए आया, हमने डिजिटल बोर्ड में लगाया, तो उसमें पैसा लगा, तो 5 लाख स्टार्ट नहीं दिए, 5 लाख का डिजिटल बोर्ड ला करके इंस्टॉल किए, तो 5 लाख हमको इन्वेस्ट करना पड़ा। लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ है? इनसाइड माय इंस्टीट्यूशंस, जो मेरे ऑपरेशंस की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, तो वो कहलाएगा फिक्स्ड एसेट्स। लेकिन वही 5 लाख का हमको शेयर खरीद लेते, बॉन्ड खरीद लेते, वो क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट। टेक्निकल अंतर क्या है? दोनों बिजनेस के रिसोर्सेज से ही खरीदा गया है, बिजनेस के फंड से ही खरीदा गया है, लेकिन बिजनेस में एंगेज्ड है, जिसमें पूरा का पूरा कंट्रोल किसका है? बिजनेस कंट्रोल, आई मीन टू से उसको यूज करने का राइट्स, पोजीशंस किसके पास है? तो बिजनेसमैन के पास है। लेकिन ये पैसा मेरा एसेट से हम जब चाहे उसको बेच सकते हैं, लेकिन उस फंड का हम अपने अनुसार यूज नहीं कर सकते। मान लो किसी कंपनी का शेयर खरीद लिए, आई एम द इन्वेस्टर, हमने इन्वेस्ट किया कि शेयर होल्डर करके, अब मेरे शेयर का वहां का फंड मैनेजर किस कैप में लगाएगा, कहां इन्वेस्ट करेगा, कैसे इन्वेस्ट करेगा, वो उसकी ड्यूटीज है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने अपने बिजनेस से पैसा लगाया है, तो बिजनेस में प्रोडक्शन कितना करना है, स्टाफ कितना अपॉइंट करना है, किसको सस्पेंड करना है, प्रोडक्शन की मार्केटिंग कैसे होनी है, ये हम करेंगे। लेकिन किसी कंपनी का हम शेयर खरीद लिए, बॉन्ड खरीद लिए, अब कंपनी पैसा कलेक्ट किया है, अब वो पैसा कैसे यूज करेगा, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हम उसको अपने ढंग से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कंपनी अर्न करेगी, प्रॉफिट होगा, अगर हमने शेयर खरीदा है तो हमको डिविडेंड प्रोवाइड करेगी, हमने डिवेंचर खरीदा है तो हमको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। लेकिन हम चाहेंगे कि हम अपने ढंग से कंट्रोल करें उसको, नहीं। आप लोग क्या कर सकते हैं? तो अपने बॉन्ड्स को, शेयर्स को सेल आउट कर सकते हो फाइनेंशियल मार्केट में जाकर के, लेकिन तुम कंपनी को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ जो इनसाइड द बिजनेस है, अपने एसी लगा ले क्लासरूम में, ये भी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन कैसा इन्वेस्टमेंट? इनसाइड माय इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे वर्किंग एबिलिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। हम जब चाहे स्विच ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट अनुसार उसका यूज करेंगे। तो कहां इन्वेस्ट है वो? बिजनेस में। हम 24 कैरेट गोल्ड खरीदे, भाई बोर्ड की चार्ज लगा देंगे, क्या है? बोर्ड का अट्रैक्शन बढ़ने के लिए, तो भी कहलाएगा फिक्स्ड एसेट्स है। लेकिन सोना खरीद करके हम इन्वेस्ट, सोना खरीद के किसी बैंक में जमा कर देंगे या इन्वेस्ट कर देंगे गोल्डन बॉन्ड्स में, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो उसको लॉन्ग टर्म क्यों कहा गया, नॉन करेंट क्यों कहा गया? अगर इन्वेस्टमेंट आप मोर देन 1 ईयर के लिए करते हैं तो वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अगर मैक्सिमम 1 ईयर के लिए किए हो तो करंट एसेट्स में कहलाएगा। तो इन्वेस्टमेंट 2 टाइप्स होता है। पहला बात तो इनसाइड द बिजनेस, आउटसाइड द बिजनेस। इनसाइड द बिजनेस हुआ यानी बिजनेस के रिसोर्सेज, ऐसी बात नहीं है कि बिजनेस का नहीं है, बिजनेस के फंड से जो रेज हुआ है, लेकिन एक बिजनेस में पैसा लगाया गया है और ये बिजनेस के बाहर पैसा इन्वेस्ट किया गया है। इसके बिजनेस के पर डे में हम पर डे लाइफ में यूज करते हैं, इसका पर डे लाइफ में यूज नहीं करते हैं, लेकिन पर डे लाइफ में भगवान ने करे कभी फंड की जरूरत पड़ जाए, शॉर्ट कर जाए, तो इसको सेल आउट करके उसके पैसे को फिर से हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कहा जाता है बिजनेस की पॉलिसीज है लेस इनपुट एंड मोर आउटपुट। अब बिजनेस में उतना ही पैसा लगाओ जितना बिजनेस की एबिलिटीज है, और अधिक पैसा आपके पास है तो उसको मिसयूज मत करो, जो लगा तो कहीं और इन्वेस्ट कर दो जहां आपकी रिसोर्सेज क्या हो जाए, बढ़ जाए। लेकिन बिजनेस में उतना ही लगाइए। जिस मेरे क्लासरूम की क्षमता 40 स्टूडेंट का है तो 60 बढ़ेंगे तो कंफर्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा, मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी नहीं, बढ़ता क्या घट जाएगा, मेरा कंसंट्रेशन गड़बड़ हो जाएगा, मेरी पढ़ाने की एबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। तो उतना ही बढ़ाइए जितना को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जितना को डिसेंट्रलाइज है सेंट्रलाइज कर सकते हैं। तो हर की एबिलिटीज होती है। बिजनेस में अधिक इन्वेस्ट कर देंगे आप, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, वो भी हानिकारक है। प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, डिमांड से अधिक सप्लाई होगा तो मार्केटिंग प्राइस क्या होगा, घट जाएगा। तो एक बिजनेसमैन प्लान करता है, लेकिन उसके पास पैसे बहुत है तो वो अपने बिजनेस में लगा करके दूसरी जगह इन्वेस्ट करेगा अदर देन ओन बिजनेस। तो उसको क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट में फ्यूचर बेनिफिट देता है। जब हमको जरूरत पड़ेगा कि एक और यूनिट खोलना है, ये हमारे फंड के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, और इंस्ट्रूमेंट खरीदना है, एक्सटेंशन करना है, टेक्नोलॉजी खरीदना है, अपडेटिंग करना है, फंड की शॉर्ट कर रहा है, डोंट वरी, आपको लोन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसको बेचेंगे इन्वेस्टमेंट को और सारा पैसा बिजनेस में क्या करेंगे? लगा देंगे। तो दोनों फ्यूचर बेनिफिट के लिए, इसे दोनों को क्या बोलते हैं? नॉन करेंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स क्या बताएं, एकदम याद रखना। फिक्स एसेट जो बिजनेस में ही इंस्टॉल किया गया है और बिजनेस के एक्टिविटीज में उसका यूज करके बिजनेस की कार्य शक्ति को बढ़ाते हैं, ताकि कार्य शक्ति जब बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, परमानेंट कॉस्ट कम होगा, परमानेंट कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? बढ़ेगा। तो 100 बात की एक बात, प्रॉफिट अर्निंग एबिलिटी इंप्रूव करेगा अगर एसेट्स होगा तो। लेकिन किराए पर लेके आओगे यार तो हायर चार्ज देना पड़ेगा आपका, इसका प्रॉफिट पे एक्सपेंस बढ़ जाएगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? घट जाएगा। तो हमेशा ये आपके क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म तभी करेंगे जब बिजनेस करना चाह रहे हो। अब बिजनेस का मतलब होता है फॉर गोइंग कंसर्न, लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए करना होगा यार
तो हम क्यों हायर पर ले जाएंगे? किराए 2 दिन के लिए बिजनेस करना है हमको तो किराए पर ले जाएंगे। क्यों मशीन खोलना है? अगर 10 दिन के लिए मुझे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन खोलना होता है, 10 दिन क्लास लेना है, तो क्यों हम इन्वेस्ट करते? सब चीज किराए पर लाकर काम करते। तो मेरा कभी एसेट नहीं करना। तो एसेट्स नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स हो गया इन्वेस्टमेंट, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद इसके बारे में आप बताएंगे फिक्स एसेट्स में कितना टाइप का होता है। तो बट फटाफट कर लो इसको बढ़िया से। फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट समझ गए किसको करते हैं? दोनों एसेट्स है नॉन करेंट, दोस हैव लॉन्ग लाइफ, आई मीन टू से मोर देन 1 ईयर, लेकिन वन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एंड अदर। बोलते हैं जमीन खरीदे हैं, जमीन में क्लासरूम बनाकर क्लासरूम रन करा रहे हैं तो वो फिक्स हो जाएगा। लेकिन जमीन खरीद कर रखे हैं, फ्यूचर में बेचेंगे तो क्या कर लगा? इन्वेस्टमेंट कर लगा। तो वही जमीन का इंटेंशन देखो, अगर आपने एक ब्रांच और खोला है वहां पर स्टार्ट कर दिया तो फिक्स हो जाएगा। लेकिन आपने जमीन खरीदा है बेनिफिट के लिए, फ्यूचर में जमीन का वैल्यू बढ़ेगा तो हम उसको शेयर आउट कर देंगे। तो क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट। दोनों आपके लिए रिसोर्सेज ही है, लेकिन एक रिसोर्सेज पर डे यूज कर रहे हैं, एक रिसोर्स रेडी में है कि जरूरत होगा क्या करेंगे? इसको बेच देंगे। ठीक है। अब हम इसके बारे में बता रहे हैं, फिक्स एसेट्स के बारे में, इसको मिटाने जा रहे हैं। देखो पहले बता रहे हैं फिक्स एसेट्स के बारे में। ये होता है ट्रांजिबल और इनट्रांजिबल। फिक्स्ड एसेट, मैंने कहने का मतलब फिक्स एसेट्स के टाइप को बांट दिया गया है। फिक्स एसेट्स को 2 भाग में बांटा गया, ट्रांजिबल फिक्स एसेट्स और इनट्रांजिबल। पहले फिक्स का मतलब क्या हुआ? अस्थाई, इट कांट चेंज ड्यूरिंग 1 ईयर, है ना। इसका रूप रंग आकार चेंज होगा। जैसे बिल्डिंग है, आप आ जाओगे देखो मेरा बिल्डिंग 1 फ्लोर का है, कल आपको 2 फ्लोर हो जाएगा, इम्पॉसिबल है यार, कोई विस्तारमा जाएगा नहीं बना देगा रातों रात। ये 1 फ्लोर से 2 फ्लोर होगा आफ्टर 1 ईयर और 6 मंथ के बाद हो, इट मे बी चेंज। तो जो एसेट्स का लॉन्ग लाइफ है कैन बी चेंज नॉर्मली आफ्टर 1 ईयर। अगर कुछ अबनॉर्मल भूकंप आ जाए, डिजास्टर हो जाए, तो उसमें आप क्या करोगे? तो मिनटों में कुछ भी हो सकता है, जलजला आ जाए, डिजास्टर, क्रैक कर गया, जमीन दोज हो गया, मकान, बहुत सारे चेंज आ गया, करंट एसेट्स हो गया, नेवर यार। वो दिस इज द केस ऑफ एबनॉर्मल। एबनॉर्मल की बात नहीं करते। नॉर्मल केस में क्या होता है? इट कैन बी चेंज आफ्टर लॉन्ग पीरियड्स, लंबे समय तक इसकी वैल्यूएशन बनी रहती है, धीरे धीरे घटता है, एक्सक्लूडिंग लैंड। लैंड जैसे जैसे पुराना होगा, जैसे जैसे टाइम पास होगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि डिमांड्स बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ने वाला नहीं। तो जमीन की सप्लाई तो वही है जो गॉड गिफ्टेड है, डिमांड्स बढ़ेगा तो उसकी कीमत क्या होगी? बढ़ जाएगी। डिमांड घटेगा तो कीमत घटेगी, लेकिन डिमांड घटने की संभावना नहीं है, डिमांड बढ़ने की संभावना है। कल तक जहां लोग जंगल इलाका था, खेती इलाका था, वहां टाउनशिप डेवलप होने लगा, उसकी वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। तो कहने का मतलब क्या है? जिसकी आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, जिसकी सप्लाई नहीं कर सकते और डिमांड बढ़ रहा है, डेफिनेटली उसकी प्राइस क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ट्रांजिबल फिक्स एसेट्स है, ये इंटैंजिबल, दोनों कैसा एसेट्स है? फिक्स्ड। फिक्स माने अस्थाई होता है। अब अस्थाई में ऐसा नहीं कि वो एक ही की जगह होगा, उसमें अस्थाई भी होता है, मूवेबल और नॉट मूवेबल। जैसे फर्नीचर है, कुर्सी है, टेबल है, बिल्डिंग है, स्टेबल है। लेकिन बाइक, कार, हवाई जहाज, जैसे इंडियन एयरलाइंस के लिए उसका काम क्या है? एयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। तो उसके लिए जहाज जो होता है, जितनी जहाजें होंगी उसके लिए एसेट होगा, लेकिन जो जहाज बनाता है उसके लिए गुड्स होगा। तो करने का मतलब है कि आप अगर आप ट्रांसपोर्टेशन काम करते हो, लॉजिस्टिक का काम करते हो, तो ट्रक हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, वो आपके लिए एसेट हो गया। तो क्या आपका काम है लोगों का माल को, लगेज को, लोड को एक जगह दूसरी जगह ले जाना। इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे के लिए रेलवे क्या हुआ? एसेट हो गया। लेकिन जो इंजन बनाता है, जो इंजन डब्बा बनाता है, उसके लिए गुड्स हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप गन खरीदते हो, पुलिसमैन के लिए गन क्या एसेट है, लेकिन जो गन बनाता है, ब्लेड बनाता है, उसके लिए क्या है? वो गुड्स हो गया। तो एसेट्स नजरिया देखना, किसके लिए गुड्स है, किसके लिए? जो उसको यूज करके अपनी क्षमता बढ़ाता है ना, उसके लिए रिसोर्स है, एसेट हो गया। लेकिन जो उसका ट्रेड करके अर्निंग करता है, वो क्रिया बार-बार होता है, एक्टिविटीज बार-बार होता है, तो उसके लिए क्या होगा? गुड्स होगा। ठीक है। तो ये ट्रांजिबल फिक्स एसेट्स है। और इंटैंजिबल में क्या होगा? जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, इसका एक डेफिनेट शेप है, आप देख भी सकते हो, दिखा भी सकते हो। शेप, रूप, रंग, आकार चेंज हो सकता है, लेकिन आफ्टर लॉन्ग पीरियड्स रैंडम चेंज होने का मतलब हो गया इट्स ए एब्नॉर्मल केस। कार इतना बड़ा है, आज देख इतना बड़ा, कल इतना बड़ा हो गया, सब जरूर कोई ने उसको ठोक दिया होगा।
अपने आप बड़ा नहीं हो जाएगा, लेकिन जैसे पुराना होगा उसकी क्षमता, उसका लुकिंग, डैशिंग चीजें घटना शुरू हो जाएगा। तो जितना भी एसेट्स है ये सब कैसा है जिसको देख सकते हैं, जिसका एक डेफिनेट शेप होता है, साइज होता है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड ट्रांजिबल एसेट, दृश्य संपत्ति जिसको आप देख सकते हो। बिजनेस में ये एसेट्स होता है जो आपको दिखाई देता है। और दूसरा तरीका इंटरनेट से क्या हुआ, एसेट्स जो बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, लेकिन यू कांट से बिकॉज़ इट हैज नॉट अ फिजिकल शेप, उसका कोई शेप नहीं होता, लेकिन बिजनेस के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, बिजनेस के अर्निंग एबिलिटी को बढ़ाता है। तो बिजनेस के लिए क्या है एसेट, जैसे होता है ना गुडविल, गुडविल को बोलते हैं रिपुटेशन, ट्रस्ट। जिस बिजनेस का ट्रस्ट ज्यादा है, लोगों का विश्वास ज्यादा है, ये ओवरनाइट का रिजल्ट नहीं है सर। आप लगातार अच्छा परफॉर्म करते हो, आपके इंस्टीट्यूशन अच्छा रिजल्ट बनता है, तो आपका ऐसा नहीं धोखे बन गया यू बिकम स्टार, ऐसा नहीं होता है। आप अचानक में सेंचुरी मार दी स्टार बन गए, ऐसा नहीं है। आपके परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी होता है वो ओवरनाइट नहीं, कई वर्षों का हार्ड वर्क के बाद आप मेहनत करते आ रहे, परिणाम नहीं मिल रहा है, स्ट्रगल कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा कि आपका टैलेंट एक्सपोज होगा, तो इससे आपका विश्वास क्या होगा बढ़ेगा, मैनेजमेंट का आपको विश्वास क्या होगा बढ़ेगा। तो ऐसा चीज बिजनेस के लिए आप 10 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं, लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर है, क्वालिटी मेंटेन किए हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन किए हो और रीजनेबल प्राइस पे कुछ प्रोवाइड करते हो, ट्राई टू सेटिस्फाई, हर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो, ठीक है। ट्रस्ट जो लोगों का आपके प्रति है वो आपके बिजनेस का एक एसेट है, बट वो एसेट्स फिल करने का चीज है, अब उसको देख नहीं सकते बिकॉज़ इट हैज नॉट अ फिजिकल शेप। तो पहला गुडविल आ गया, फिर क्या बोलते हैं उसको, पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सब क्या है ऐसे बोलते हैं ना सर कि एक शूज ही है, उसमें रीबॉक का मार्क लगता है, उसका सिंबल जो ट्रेडमार्क होता है, चाहे उसकी कीमत बढ़ जाती है। एक ऑर्डिनरी जूता ऐसा कोई ब्रांड नेम, कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, तो आपको 2000 में मिल जाएगा, लेकिन जहां देखोगे वो पूमा हो गया, एडिडास हो गया, रीबॉक हो गया, ब्रांड है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी ब्रांड वैल्यू क्या, तो क्यों, क्योंकि केवल एक देश में नहीं बहुत सारे देश में उसका प्रोडक्शन का डिमांड है। तो मतलब क्यों है कि उसके अंदर सेटिस्फाइंग पावर ज्यादा है, वो केवल एक कंट्री या एक स्टेट या एक रीजन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेटिस्फाइंग एबिलिटी उसके अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत सारे कंट्री को सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो जब अधिक कंट्री में डिमांड होगा उसका हर मामले में, माने लॉन्ग लाइफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, उसका कंफर्टेबिलिटीज है, स्मूथनेस है, क्वालिटी मेंटेन है, तो लोगों का ट्रस्ट जीत रहा है वो, तो लोग उसको पैसे भी दे रहे हैं। आपको 500 में शूज मिलते हैं, 50,000 में शूज मिलते हैं, 4 लाख ही मिलते हैं। बड़े सचिन के नाम सुना हो, बड़ा स्टार जो बनता है 8 लाख 5 लाख का जूता होता है उनका। तो कहने का मतलब क्या, ब्रांड है, स्टार वैल्यू है। तो पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सब बिजनेस के लिए क्या है एसेट है। लेकिन कैसा एसेट हो गया, ये हो गया इनटैंजिबल, जो दिखाई नहीं देता है। तो ये टैंजिबल एसेट्स, इंटैंजिबल, बोथ आर फिक्स्ड एसेट्स। मतलब मरवाड़ी कॉलेज एक इंस्टीट्यूशन है, मरवाड़ी कॉलेज का स्टेडियम मरवाड़ी कॉलेज के लिए एसेट्स है, कैसा फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स। फिर बोलते हैं मरवाड़ी कॉलेज का लाइब्रेरी, ये बड़ा सा हॉल है, तो सर वो उसके एसेट्स है। बुक कम है तो और बुक चाहिए, स्ट्रेंथ और क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन मरवाड़ी कॉलेज का 100 इयर्स से ज्यादा हो गया, ये उसका रेपुटेशन है, गुडविल है, बहुत प्राउड फील होता है कि आप मरवाड़ी कॉलेज के स्टूडेंट हो। आज हालांकि माहौल बहुत गंदा है, फिर ये पहले का बनाया हुआ जो स्ट्रेंथ है, गुडविल है, रेपुटेशन है, आज ही मरवाड़ी कॉलेज को जिंदा रखा है। कहने मतलब बिहार में उसका पोजीशन है, वहां के प्रोडक्ट बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है ऐसे कॉलेज का ब्रांड की जब बात आ रही है, रेपुटेशन की बात आ रही है, जब वहां के प्रोडक्ट कुछ अच्छा करते हैं, कोई अच्छा रिवार्ड वाला काम करता है, तो उससे अगर आप मेरे को स्टूडेंट है, वो अगर टॉप करता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन है, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास होता आ रहा है, इससे उसका तो गुडविल, उसका तो अच्छा करियर बन ही रहा है, साथ में मेरे स्टूडेंट का भी नाम आता है। अगर आपको पढ़ाते हैं, आपको मेरे पढ़ाई अच्छा लगता है, समझ में आता है, और कहीं भी आपसे क्वेश्चंस होता है, इंटरव्यू होता है, जवाब देते हो, तो कहीं ना कहीं पढ़ाने वाला इनडायरेक्टली वहां पर आता है। भले वो आंख मुंह मेरा नहीं देखेगा वो, लेकिन जब आप हर क्वेश्चन का जवाब दोगे उसको, तो उसके दिमाग में एक स्ट्राइक तो होगा कि दैट पर्सन हैव गुड नॉलेज, कहीं ना कहीं इसको अच्छा गाइडलाइन मिला है। अगर आप जवाब नहीं देते हो, इसका मतलब पढ़ाने वाले में कहीं ना कहीं खामियां हैं, जो आपको पढ़ाया तो है लेकिन आपके लेवल को, कॉन्फिडेंस को बढ़ा नहीं पाया। तो वो चीज टीचर का काम तो पढ़ाना नहीं होता है, उसको पॉलिश भी करनी होती है। कैसे आपको पॉलिश करके, कैसे कहां पर वर्ड यूज करना है, कैसे जवाब देना है, किस क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है, कैसे टेम्परामेंट और पेशेंस का यूज करना है। तो खाली सिलेबस कंप्लीट करना और किताबें पढ़ा के नहीं होता। हाउ कैन यू आंसर, कैसे उसका आंसरिंग करोगे, तो आंसर तभी कर सकते हैं सर आप जब उसके बारे में डीपली नॉलेज होगा, कोई आपको कंफ्यूज ना कर सके। तो टैंजिबल और
इंटैंजिबल एसेट्स हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे करंट एसेट्स के बारे में, हालांकि सब इंट्रोडक्शन बता देते हैं। फिक्स एसेट्स के बारे में बताया, एसेट्स क्या होता है, नॉन करंट, करंट, और करंट से ही आता है लिक्विड एसेट्स, एब्सोल्यूट एसेट्स। उसके बारे में डीप में जाएंगे तो बताएंगे। उसको शॉर्ट बताया गुड्स के बारे में, गुड्स के बारे में फिर लिख के बताएंगे। तो उनको इंट्रोडक्शन दिया गुड्स किसको बोलते हैं, लेकिन जब गुड्स को डीपली जाएंगे हम तो गुड्स क्या किसे कहते हैं वो हमने बताया, गुड्स को कितने ग्रेड में बांटा गया है वो बताएंगे। टाइम टू टाइम अकाउंटिंग जो हम लोग पढ़ते हैं, अभी मॉडर्न अकाउंटिंग पढ़ते हैं। अब कहने का मतलब है गुड्स के कहीं बुक में रिकॉर्डिंग्स नहीं होता है। गुड्स को जब हम खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट बोलते हैं, बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट बोलेंगे। लेकिन 30 साल पहले जो पढ़ता था लोग, या हम लोग जो सर पढ़ाते थे 15 20 25 साल पहले, तो खरीदने वक्त भी गुड्स, बेचने वक्त भी गुड्स, एक ट्रेडिशनल तरीका था। मॉडर्न अकाउंटिंग में क्या है ना, स्पष्टता है कि आपने खरीदा है तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, अगर आपने गुड्स बेचा तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, अगर खरीदा हुआ माल वापस आया तो कौन सा गुड्स यूज करेंगे, बेचा हुआ माल वापस आया तो कौन सा यूज करेंगे, खरीदा हुआ माल वापस भेजोगे तो कैरीज आउट, क्या कहते हैं, परचेज, रिटर्न आउटवर्ड होगा, माल वापस आएगा रिटर्न इनवर्ड होगा। लेकिन पहले क्या था, खरीदो बेचो, हर जगह गुड्स वर्ड यूज होता था। लेकिन उसमें कंफ्यूजन था कि माल खरीद रहे हैं वहां पे गुड्स लिख दिए, बेच रहे हैं वहां पे गुड्स लिख दिए, समझ में नहीं आ रहा गुड्स खरीदे कि बेचे। लेकिन अब सबका सेपरेशन हो गया, आई मीन टू से मॉडर्न अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो आपका इंटेलिजेंस बढ़ता है और आपके क्वेश्चन को क्लियर कट जवाब देगा। सर ड्यूरिंग दिस पीरियड आपने कितना खरीदा, कितना बेचा, कितना रिटर्न किया, कितना रिटर्न आया, और हाउ मच यू हैव टू पे, कितना आपको पे करना है, कितना आपको रिसीव करना है, ये मॉडर्न अकाउंटिंग में बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। तो जब नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, वीडियो नंबर 2 था ये, और नंबर 3 जब बताएंगे तो उसमें बताएंगे एक चीज के बारे में। लेकिन हाँ, हम जब तक तब तक जर्नल पर नहीं आएंगे जब तक पूरा टर्म्स नहीं पढ़ाएंगे, और आपका ड्यूटी होता है पढ़ना। और फिर बोल रहे हैं पढ़ते हो, जो वीडियो को लाइक तो करना ही है सर, सब्सक्राइब भी करना है, और ये जरूरी है। गिव एंड टेक पॉलिसी, सब्सक्राइब करो तो मेरे को भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि नहीं रिस्पांस हो रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है। तो अगर नहीं सब्सक्राइब करोगे, नहीं लाइक करोगे तो पढ़ाने मन नहीं लगेगा। आखिर मेरी गलती का एहसास कब होगा हमको, तुम जो कमेंट्स करोगे सर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है या और अच्छे से होना चाहिए, तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट और अच्छे से कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, बटरिंग वाला कोई बात नहीं करेंगे। आपका कॉन्सेंस जो अलाउ करता है कि नहीं हमको रियल बेनिफिट हो रहा है, ऐसा नहीं पॉलिसी वालों को गप करना है। हर आदमी में खामियां होती है, हमने अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं जितना अच्छा हो सकता है पढ़ाएंगे। लेकिन आपको अगर मेरे 50 मिनट क्लास करना है तो आपको उसको 3 घंटा में कन्वर्ट करना होगा। उस 50 मिनट की स्टडी को डाइजेस्ट करने के लिए आपको सेल्फ स्टडी 3 घंटा करना होगा, तब मेरे वीडियो का सही परिणाम होगा, तब लगेगा कि मेरा मेहनत सफल हो गया। और फिर आप देखिए जितना बातें बता रहे हैं आपको, सवाल बनाना अचीवमेंट नहीं है सर, लॉन्ग टर्म तो उसके मीनिंग को समझना, उसको एक्सप्रेस करना, नॉलेज गेन करना सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। तो आपको ईमानदारी से पढ़ना होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो फिर देंगे। मेरा सर्विस रहेगा बार-बार, लेकिन मेरे को भी चाहिए मोटिवेशन सर। हम भी हार्डमार्क्स के बने हुए हैं, हमको भी चाहिए इंस्पिरेशन, और एज ए फ्रेंड आपको पढ़ा रहे हैं, नॉट एज ए टीचर पढ़ाई नहीं पाएंगे हम। और टीचर के लिए फिर वो फटाफट बच्चा होगा यहाँ पे बैठ के तब पढ़ाएंगे, और क्लास में ऑनलाइन नहीं कर सकते। क्लास में कुछ ना कुछ डिस्कस होता है, कमेंट आवाज ज्यादा होता है। वीडियो चलाने के लिए पंखा तक बंद किए हुए, हम लोग का उतना कॉम्पैक्ट क्लासरूम नहीं है, थोड़ा सा ट्रेडिशनल है, तो उसको मॉडर्नाइज बनाया नहीं हो सकता। सब चीज साउंड प्रूफ होगा, सब चीज प्रूफ होगा, लेकिन इसके लिए चाहिए मोटिवेशन। आपको मेरी गलती को एहसास दिलाना होगा, सर यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ इसको क्लियर कीजिए, तो हम पूरा सपोर्ट रहेगा। मेरे लिए सपोर्ट ही होगा अगर आप इतना बातें लिखते हो तो। और मेरे पास जो रिसोर्सेज है ट्राई फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट क्लास में देंगे। एक वीडियो नंबर 2 था, वीडियो नंबर 1 है, लेकिन इसको पढ़ने के पहले वह जरूर देखना। और सीधा खत्री क्लासेस भागलपुर डालोगे ना, खत्री क्लासेस भागलपुर आ जाएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।